बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा ख़ान फिर हाजिर हूँ सूफिया कराम के बारे में आपसे कुछ बातचीत करने। आज का मौज़ू सुख़न है चिश्तियाना फ़िक्र और उसके सियासी वाबस्तगियाँ और सियासत, हिंदुस्तान की सियासत पे उसके क्या असर रहा और किस तरह उसने सियासत में अपना एक रोल प्ले किया। 5 में से 3 बड़े सूफिया कराम दिल्ली के आसपास या दिल्ली में रहे, जिनका ताल्लुक चिश्तियाना फ़िक्र से था। चिश्तियाना फ़िक्र ऑर्डर ऑफ सूफीज़म में वो फ़िक्र है जो कि कव्वाली, मिस्टिक सूफीज़म और पोइट्री को इस्लाम की तदरीस के लिए इस्तेमाल करती रही और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से उन्होंने इस्लाम को उसकी इशाअत भी की, तदरीज भी की और तदरीस भी की। ये 13वीं और 14वीं सदी की बात है। रिवायत है कि अगर अजमेर हिंदुस्तान में इस्लाम का मक्का समझा जाता था, अजमेर हिंदुस्तान में इस्लाम का मक्का समझा जाता था, तो दिल्ली मदीना समझा जाता था। चिश्तियाना सूफियों ने एक बड़े ही जबरदस्त तरीके से तमाम मजाहिब को इकट्ठा करके रखा और इन तमाम मजाहिब में सिख, हिंदू, जाट, बुद्ध, हर किस्म के मजाहिब शामिल थे और उन्होंने मिल के उनको अपने खास सकाफती तरीके से इस्लाम की तरफ माइल किया। यूं कह लीजिए कि दिल्ली में तमाम मजाहिब को बड़ी खूबसूरती से बाहों में समेट लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और अजमेर को इतना बड़ा रुतबा क्यों दिया गया? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा भयानक है। जिस वक्त दिल्ली को यह रुतबा हासिल हुआ, ऐन उस वक्त मंगोल और ताताज बगदाद, समरकंद, बुखारा में तबाही फैला रहे थे। सरों के मीनार थे, तमाम जितने भी कुतुब थी मुसलमान तहजीब की, उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा था, लाइब्रेरियों को जलाया जा रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में दिल्ली को देखा जाता था एक फोकस के तौर से इस्लाम के लिए। यकीनन मक्का, मदीना, हिजाज उन तमाम मुश्किलात से थोड़ा दूर थे, लेकिन जहां तक तजरीज का ताल्लुक था, इस्लाम की इशाअत का ताल्लुक था, इस्लाम की तबलीग का ताल्लुक था, उसके लिए फोकस हिंदुस्तान की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। दिल्ली ने इस्लाम के लिए एक मखसूस हैसियत हासिल कर ली थी और उसको अपनी बाहों में समेट लिया था। इस जमाने में भी एक खास किस्म का दहशतगर्द किस्म का रवैया, जो कि गैर मुस्लिमों को की गर्दनें उड़ा दो, ये सब कुछ उस ज़माने में भी होता था। जैसे आजकल के ज़माने में हमने देखा कि किस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग लड़ी। ये वही उसी किस्म की बातें थीं जिनसे पाकिस्तान भी नबर्द आज़मा हुआ। उस ज़माने में भी चिश्तियाना फ़िक्र के लोग बड़े बेबाक तरीके से इस किस्म के एटीट्यूड से बाहर निकले और जब वो बाहर निकले तो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने उन तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया और इस्लाम को अमन आश्ती का दीन समझाने में, पढ़ाने में और उसकी तबलीग करने में बहुत कामयाब रहे। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भी खिलाफत इस्लामिया के करीब दिल्ली को समझा जाता था। यानी कि खुतबा जो जुमा का खुतबा होता था, उसमें भी खिलाफत जो खलीफा है उसका नाम लिया जाता था और उसके नाम से खुतबे को नशर किया जाता था। उस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह था शमसुद्दीन अल्ततमश, तुर्क निजात। तुर्कों का काफी हद तक उस वक्त अर्थ रसूख कायम हो चुका था हिंदुस्तान के ऊपर। यहां मैं एक मुलाकात का जिक्र जरूर करूंगा, एक बड़ी जबरदस्त मुलाकात जिसने हिस्ट्री को चिश्तियाना फिक्र से कैसे जोड़ के रखा और कैसे दरबारों के अंदर इस किस्म की पावर शो रहा चिश्तियाना फिक्र का, जिससे तमाम बादशाह जो थे वो भी उन्हीं से एडवाइसेस और मशवरे लिया करते थे। यह मुलाकात थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किर्गिस्तान में पैदा हुए थे और बड़े पाया के बुजुर्ग थे। उनकी मुलाकात बगदाद में हुई और वहीं पर उन्होंने शागिर्दी हासिल की मोइनुद्दीन चिश्ती की।
मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने उनको ऑर्डर किया कि आप जनाब दिल्ली पहुंचें और वहां पे काम शुरू करें। खुद ये अजमेर शरीफ में होते थे। जब बख्तियार काकी अजमेर शरीफ दिल्ली पहुंचे तो वहां पे दरबार के अंदर उनको बहुत अच्छी हैसियत दी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। उनसे मशवरे लिया करते थे और उनकी बात को वेटेज दी जाती थी। वहां पर उसी जमाने में एक और सूफी ऑर्डर से एक और बुजुर्ग हस्ती मौजूद थी जिनका नाम था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब और बख्तियार काकी के दरमियान उस तरह की एक एनिमोसिटी डेवलप हुई, आपस में थोड़ा सा तल्ख कलामी भी रही और उन्होंने अपने अपने फॉलोअर्स के साथ अलग अलग रास्ते ढूंढना शुरू किए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जब यह पता लगा तो वो दिल्ली का उन्होंने विजिट किया और वहां पर उन दोनों से मुखातिब होकर कहा कि अब आप दोनों मेरे साथ अजमेर चले। अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब इन दोनों बुजुर्गों को ऑर्डर किया गया कि आप अजमेर शरीफ पहुंचें, आप साथ चलें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, उसी वक्त तमाम लोग बेपनाह गमजदा हो गए। 7 बादशाह यानी रूलर और रूल दोनों के दोनों बुरी तरह सदमे से दो चार। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक बहुत बड़ी कयामत आएगी क्योंकि ये सेंट्स, ये सूफीज यहां से कूच कर रहे हैं। उन्होंने बड़े हाथ पांव जोड़े और आखिर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत बख्तियार काकी को कहा कि तुम यहीं पर रुक सकते हो और तुम दिल्ली में रहो। ये वो किस्सा है जिसके बाद बख्तियार काकी का एक बहुत बड़ा यानी चिश्तियाना ऑर्डर ऑफ सूफीज़म का बहुत बड़े असर रसूख का दौर स्टार्ट होता है सल्तनत हिंद के ऊपर। जब बख्तियार काकी का इंतकाल के करीब थे, जब करीबुल मर्ग थे, तो उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को अपना सक्सेसर बनाया जिसका ऑर्डर भी उन्होंने पास किया। उनका नाम था पाकपटन के मशहूर बाबा फरीद शकरगंज। अब आप देखें ये हिस्ट्री किस कदर करीब करीब ट्रैवल कर रही है। वो मुल्तान में, मुल्तान, दिल्ली और ये सब करीब करीब अजमेर शरीफ, ये सब करीब करीब होकर सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, पीस, अमन, आश्ती और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेथ हार्मनी की। इस दौर के बाद एक बड़ा भयानक सा दौर आया। बाबा फरीद शकरगंज ने इस मसनद को उस तरह कबूल नहीं किया और वापस पाकपटन आए और पाकपटन में ही आकर उन्होंने अपना, वही उनकी आखिरी आरामगाह रही। वो एक लेजेंड की तरह आज भी जिंदा है क्योंकि वो हिंदुस्तान की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। ये भी हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट बाब है। इसके बाद तातारियों के साथ कैसे मुलाकात रही, उसके बाद म्यू तहरीक क्या चली और उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का क्या किरदार रहा, ये दोस्तों मैं आपको फिर बताऊंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ना सिर्फ सूफीज़म बल्कि उसके सियासत के साथ क्या ताल्लुक रहा इसके बारे में भी रोशनास करूं, जो कि यकीनन आप आजकल भी देखते होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में भी। बहुत बहुत शुक्रिया।